हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाई गई किताब रेनबो का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ए रूम 10/8। तो ये जो चैप्टर है ये आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स अब हम डिस्कस करते हैं। मैंने इसकी समरी और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अपने पहले वाले वीडियो में डाल रखा है। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप उस पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप उस चैप्टर को पहले पूरे पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर समझने इजी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स रूम 10/8 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर एंगेज इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। यानी कि जो नए घर की जो प्रारूप योजना जो बन रही थी उसकी विचार विमर्श में कौन कौन लोग सम्मिलित थे। मिस्टर मलिक, Mrs. Malik and their architect were engaged in the discussion of the draft plan of the new house। तो हमने देखा कि जो नए घर की जो प्रारूप रेखा बन रही थी उसमें श्रीमती मलिक और श्रीमान मलिक और वास्तुशिल्पी सम्मिलित थे और वो लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि नए घर का जो प्लान है वो कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड मिसिस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन। यानी मिसिस मलिक जो थी वो किस विषय पर यानी किस बिंदु पर बल देती हुई दिखाई देती हैं पार्ट में शुरुआत में। मिसिस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन द साइज ऑफ द स्टोर रूम बिकॉज this room might be 10/8। She repeated 4 times she wanted to use that room as her mother-in-law's room and after her as a storeroom। तो मिसिस मलिक जो हैं वो इस विषय पर बल देती दिखाई दी कि स्टोर रूम का जो साइज़ बढ़ाकर 10/8 कर दिया जाए ताकि वर्तमान में जो उनकी वृद्ध सास हैं वो इसका प्रयोग कर सकें और उनके जाने के बाद इसको हम स्टोर रूम में काम में ले सकें। तो वो बारी बारी इसी बात पर जोर दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज़ रिगार्डिंग अ स्टोर रूम। यानी मिस्टर मलिक जो थे उनका क्या विचार था स्टोर रूम के बारे में। रिगार्डिंग अ स्टोर रूम मिस्टर मलिक व्यू वर दैट द स्टोर रूम शुड बी अ लिटिल बिगर। इफ इट इज सो वन कैन मूव अबाउट ट्रंक्स मोर फ्रीली देन इट इज मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी। यानी एक स्टोर रूम के संबंध में श्रीमान मलिक के विचार ऐसे थे कि स्टोर जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ट्रंकों को आसानी से आगे पीछे जिसमें किया जा सके और इसे व्यवस्थित रखने में भी सुविधा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड मिसेस मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। कि मिसेस मलिक जो हैं वो दिल्ली में ही स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय क्यों करती हैं। Mrs. Malik decided to settle down in Delhi so that her children could study smoothly without changing their schools so often। वो दिल्ली में इसलिए रहना चाहती थी ताकि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी जो स्कूली शिक्षा है वो बहुत ही आराम से चल सके, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आई जो उनको बारी बारी स्कूल चेंज करने के कारण आती थी। और शी वॉन्टेड टू स्पेंड हर डेज इन हर न्यूली बिल्ट हाउस एंड शी वॉज टायर्ड ऑफ हर हस्बैंड्स फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। और वो अपने नए घर में अपना समय बिताना चाहती थी जो उन्होंने बनाया था और वो तंग आ चुकी थी बारी बारी अपने हस्बैंड के तबादलों से, जो उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता था। उससे वो दूसरी जगह जब उनके हस्बैंड बारी बारी पदस्थापित होते रहते थे तो वो बहुत परेशान उस चीज़ से थी। वॉट वॉज द एटीट्यूड ऑफ मिसिस मलिक टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ। यानी कि श्रीमती मलिक का अपनी सास के प्रति व्यवहार कैसा था। Mrs. Malik was never serious about the welfare of her mother-in-law. She proposed to live with her in Delhi just for the company। यानी मिसेस मलिक जो थी वो अपनी मदर इन लॉ के साथ यानी उनके साथ उनका ज़्यादा व्यवहार अच्छा नहीं था, वो उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करती थी, बस खाली वो ये चाहती थी कि वो उनको रहने में उनके साथ रह जाएं ताकि उनको एक कंपनी की तरह कंपनी मिल सके स्थायी रूप से। तो वो पसंद नहीं करती थी उनको। दिस रिफ्लेक्ट्स हर कैजुअल एटीट्यूड। यानी एक साधारण सा उनका व्यवहार था अपनी सास के प्रति और देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट वार्म एंड स्मूथ। और उनकी जो रिलेशनशिप थी, जो अपनी सास के साथ जो उनका व्यवहार था
वो ज़्यादा बढ़िया भी नहीं था और ज़्यादा स्मूथ भी नहीं था, यानी बिल्कुल ऐसे एकदम अच्छा नहीं था, बस खाली वो एक फॉर्मेलिटी करती थी उनके साथ में। ये हमने इस पार्ट में देखा। वॉट वर मिसेस मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ द न्यू हाउस, कि नए घर के बारे में मिसेस मलिक के क्या प्लान्स थे। मिसेस मलिक प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ द न्यू हाउस वर दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस एंड शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट अ पीस ऑफ इट। मिसेस मलिक ये उनका नए घर के फर्नीचर के बारे में विचार ऐसा था कि वो पुराने फर्नीचर को वहाँ बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगी, नए घर में वो नया ही फर्नीचर लेके जाएंगी। एक छोटा भी पीस वो, यानी कोई एक छोटा सा भी फर्नीचर का पीस वो नए घर में नहीं ले जाने के फेवर में थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। वॉट डज द वर्ड एवरीथिंग हेयर रेफर्स टू, यहाँ पर एवरीथिंग जो शब्द है उससे क्या मतलब है। हेयर द वर्ड एवरीथिंग रेफर्स टू ऑल द प्लान्स मेड बाय मिसेस मलिक, यानी एवरीथिंग का मतलब है जितने भी योजनाएं मिसेस मलिक के द्वारा बनाई गई थी वो। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस एंड पेन्स ऑफ सर्वाइविंग द कंस्ट्रक्शन, यानी जो भी उन्होंने योजनाएं अपने घर के लिए बनाई थी और जितना भी ज़्यादा उन्होंने जब उनका घर बन रहा था तब किस तरह की परेशानियां उठाई थी उसकी देख रेख में, उन सबको वो भूलना चाहती थी। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट reasons does Mrs. Malik have to be happy and consoled on being transferred from Delhi after the acquisition of their new house by the गवर्नमेंट, यानी उनके नए घर को जब सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लेने के पश्चात दिल्ली से स्थानांतरित हो जाने पर भी कौन से कारण थे जो श्रीमती मलिक को प्रसन्न व शांत रखे हुए थे, यानी कि कौन से मेन पॉइंट्स थे। तो आंसर है मिसेस मलिक thinks that she would no more see her house and would not regret not being able to live in it। उनको ऐसा था, उन्होंने सोचा कि अब जब वो अपने घर को ज़्यादा नहीं देखेंगी तो वो इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करेंगी, यानी उनको इस चीज़ का पश्चाताप नहीं होगा कि वो उसमें रह नहीं पा रही हैं। एंड शी ऑल्सो थिंक्स दैट ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट ड्यू टू दीज रीजन्स शी फील हैप्पी एंड कंसोल्ड। और दूसरा कारण की जो था वो ये था कि जो सरकार द्वारा उनको जो रेंट दिया जा रहा था, बिल्कुल सही नियमित रूप से सरकार के द्वारा उनको रेंट दिया जाएगा हर महीने, तो वो उससे भी संतुष्ट थी कि चलो ये तो अच्छी बात है, और इस कारण से वो अब शांत और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू होम, ये जो 10x8 का जो कमरा है ये किसने सलाह दी और किसको दी। द रूम साइज 10x8 वॉज सजेस्टेड बाय मिसेस मलिक टू द आर्किटेक्ट हायर टू डिज़ाइन द हाउस, कि जो सलाह थी कमरे की, श्रीमती मलिक ने नए घर का निर्माण करने वाले वास्तुशिल्पी को कक्षा साइज 10x8 की जो सुझाव था वो मिसेस मलिक ने दिया था। किसको दिया था? आर्किटेक्ट को दिया था। आर्किटेक्ट का मतलब मैं बहुत बार आपको इस चैप्टर में पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका मतलब होता है वास्तुशिल्पी, जो घर का डिज़ाइन बनाता है। वाई वॉज द आर्किटेक्ट पजल बाय मिसेस मलिक, यानी जो वास्तुशिल्पी था वो भ्रमित क्यों था, मिसेस मलिक की बात को सुन के वो भ्रमित क्यों हो रहा था बारी बारी। हियरिंग मिसेस मलिक स्टेटमेंट दैट शी वुड यूज़ द proposed small room for her mother-in-law and after her it could be converted into storeroom, the architect was puzzled as he could never imagine। वो इसलिए भ्रमित था क्योंकि वो इस चीज़ की कल्पना करने में भी उसको परेशानी हो रही थी कि कोई औरत बारी बारी इस तरह से अपनी सास के बारे में कैसे कह सकती है कि पहले हम उनको थोड़े दिन मतलब वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थी कि इसमें अपनी सास को रख देंगे और थोड़े दिनों बाद में जब उनकी डेथ हो जाएगी तो हम इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उन्होंने अपने माइंड को बहुत ही क्लियर कर रखा था और इस चीज़ को मानना पहले से ही कि भाई जल्दी से जल्दी उनकी डेथ हो जाए और उस कमरे को कन्वर्ट कर लें, ये इस चीज़ से वो थोड़ा भ्रमित थे कि ये किस तरह के विचार हैं। इन वॉट मैनर वॉज मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, तो किस तरह से श्रीमती मलिक की पुत्र वधू जो आरेख में दी गई आकृति के समान थी, यानी जो घर के अंदर उन्होंने एक घर के गेट के ऊपर जो आकृति बनवाई थी वो उससे कैसे मेल खाती थी। कौन? मिसेस मलिक की पुत्र वधू।
द कलर ऑफ मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ साड़ी वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द फिगर इन द स्केच, कि जो आकृति थी उससे जो मिसेस मलिक की जो बहू थी वो मेल इसलिए खाती थी क्योंकि उसने भी वही कलर की साड़ी पहन रखी थी जो उनकी पुत्र वधू ने पहनी थी, बहू ने पहनी थी। एंड शी वॉज वेयरिंग अ मरून साड़ी, वो मरून कलर की साड़ी पहने हुई थी, और आकृति को भी मरून कलर की साड़ी पहनाई हुई थी जो गेट पे उन्होंने बनाई थी। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वर क्वाइट सिमिलर टू द लेडी इन द स्केच। और उसके बाद में जो आरेख बनाया हुआ था वो एकदम दिखने में उनकी बहू जैसा ही लग रहा था। उसका जो हाइट और जो उसका स्ट्रक्चर था, जो उसका फिगर था उनकी बहू का, वो बिल्कुल उससे मैच खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई कुड मिस द मलिक्स नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग, व्हेन डिड दे डू सो एंड वाई, कि सोमवार की सुबह मिसेस मलिक जो थी वो अपने परिवार के साथ नए घर में क्यों शिफ्ट नहीं हो पा रही थी सुबह सुबह, एंड व्हेन डिड दे डू सो एंड वाई, फिर वो लोग कब उस घर में शिफ्ट हुए। द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली, सुबह सुबह मॉर्निंग में वो उस नए घर में इसलिए शिफ्ट नहीं हो पाए क्योंकि बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। एंड दे शिफ्टेड ऑन मंडे इवनिंग, पर उन्होंने उसी दिन मंडे को ही यानी सोमवार को ही शाम को वहाँ पे शिफ्ट किया, बिकॉज इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे फॉर देम, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त था, शुभ दिन था उनके लिए। वाई डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट वॉट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, मिसेस मलिक को अपनी बहू की क्या चीज़ें थी जो पसंद नहीं थी। मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, मिसेस मलिक को उनकी बहू का अपने हस्बैंड के साथ यानी उनके बेटे के साथ इंग्लिश में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इट वॉज सो बिकॉज शी हर सेल्फ वॉज नॉट एबल टू स्पीक एंड और अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद अंग्रेज़ी ना ढंग से बोल पाती थी और उनको अंग्रेज़ी कम समझ में भी नहीं आती थी। शी वॉन्टेड अ स्वीट हार्ट डॉटर इन लॉ ऑफ हर चॉइस, वो अपनी पसंद की बहू लेके आना चाहती थी, लेकिन जो उनकी चॉइसेस का ध्यान में रखे, जो उनकी पसंद के अनुसार होती, लेकिन उनकी बहू इस तरह की नहीं थी, वो मॉडर्न ख्यालात की थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। अब देखिए 125 वर्ड्स यानी थोड़े बड़े जो आंसर्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी एक डिस्कशन मैं इसमें कर रही हूँ। व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस केम क्राउडिंग टू मिसेस मलिक्स माइंड वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, की जब कार की पिछली सीट पे जब वो बैठी हुई थी तो कौन कौन सी यादें जो हैं वो उनके दिमाग में चल रही थी, पुरानी यादें जब उनका घर बना था उस समय की। तो यानी जो अब जिस समय उनका घर बनाया गया था उस दौरान क्या क्या हुआ था वो सारी की सारी मेमोरीज उनकी माइंड में चल रही थी। वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, यानी वो पीछे बैठी बैठी अपनी यादों में खो गई। शी रिकॉर्ड यानी उनको याद आया। वॉट पेन्स शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, की जब घर बन रहा था, निर्माण चल रहा था घर का, उस समय उन्होंने कौन कौन सी परेशानियाँ और दर्द सहे। द डेज व्हेन शी स्माइल शी मिस्ड हर मील्स, यानी उसको याद आया कि उन दिनों में कैसे उन्होंने अपना खाना भी मिस कर दिया था। उस घर को बनवाने में पूरा टाइम वो उसकी सुपरविजन में यानी उसकी देख रेख में लगी रहती थी। द डे शी स्टूड इन द हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और जो काम आगे चल रहा था उस घर को के निर्माण कार्य में, विकास का जो कार्य चल रहा था उसको वो देखती रहती थी, उसमें जो भी मदद वो कर सकती थी वो करने की कोशिश करती थी। शी रिकॉल्ड हाउ शी स्टूड इन द साइड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग, और वो उन्होंने याद किया कि किस तरह से वो सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे धूप में खड़ी रहा करती थी। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, कई बार तो बरसात में भीग भी जाया करती थी। शी हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर हर आइज, उन्होंने अपनी आँखों के सामने हर ईंट को निर्माण में काम में आते हुए देखा था। मेनी टाइम्स शी हेल्प द मैसन्स यानी मिस्त्री, जो मिस्त्री थे उनको कई बार उन्होंने ब्रिक्स यानी ईंटें भी पकड़ाई। एंड मेनी टाइम्स शी हॉल्टेड द रबर पाइप्स एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल्स, बहुत बार उन्होंने जो दीवार बन जाती है उसके बाद में उसकी जो तराई की जाती है पानी से, पाइप से, उन्होंने खुद ने भी कई बार उसकी तराई करी। एंड शी ऑल्सो थॉट अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी प्रिपेयर टू बाय द आर्किटेक्ट, और उसके बाद में जो वास्तुशिल्पी था उसके द्वारा जो आरेख तैयार किया गया था, रंगीन आरेख घर के लिए, वो भी उनको पूरी तरह से याद आ रहा था। और वो जो घर की मालकिन की जो आकृति थी
जो गेट पे बनाई गई थी पीछे दीवार, संगमरमर की दीवार की तरफ पीठ करके जब वो खड़ी हुई थी, वो सब चीज़ें भी उनको बहुत याद आ रही थी। ऑल दीज मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस हॉन्टेड हर माइंड। और ये जो सारी की सारी जो यादें थी उनके दिमाग में चल रही थी, ये उसको परेशान कर रही थी। एक्सप्लेन हाउ मिसेस मलिक टुक अ कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। यानी कि आप इस चीज़ को समझाइए, यानी इसकी व्याख्या करिए कि श्रीमती मलिक ने अपने घर बनवाने तथा सजावट करने में गहरी रुचि कैसे ली थी। इसको स्पष्ट करना है आपको। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस मिसेस मलिक सुपरवाइज एवरी डिटेल। यानी जब उनका घर बन रहा था तो उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विथ हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। पूरा दिन वो जैसे छाता लेके या धूप में भी खड़ी रहती थी, घर देखती रहती थी, अपने घर का काम बन होते हुए, उसको बनते हुए। एट टाइम्स शी गेव हैंड, कभी कभी वो खुद मदद भी करती थी टू द मैसन्स एंड अदर्स, यानी जो मिस्त्री थे उनकी या जो जो दूसरे लेबर काम कर रहे थे तो उनकी भी मदद कर देती थी, ईंटें तक पकड़ा देती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट ओवर एवरी वन हैड गॉन अवे। यहाँ तक कि वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे, यानी निर्माण कार्य जो उनके घर का हो रहा था वहाँ सबसे पहले पहुँचती थी, पहुँचने वाली लेडी थी, और सबसे लास्ट में वो वहाँ से जाती थी जब सब लोग चले जाते थे। शी एंश्योर दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल। वो ध्यान रखती थी कि किसी भी तरह के सामान की बर्बादी ना हो। शी ऑल्सो इंश्योर दैट द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट। उनको ये लगता था कि जो काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो मिस्त्री हैं वो खाली नहीं बैठे रहें, फालतू में टाइम ख़राब नहीं करें। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द हाउस वॉज कम्प्लीटेड। और घर का काम जब पूरा हो गया, देन मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड ऑफ द हाउस। और जब घर का काम पूरा हो गया तो उन्होंने ये कहा कि जो जितना भी फर्नीचर है उनके घर का, वो सारा का सारा वो नया लेके आएंगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस। उन्होंने कहा पुराना फर्नीचर नए घर में बिल्कुल भी नहीं वो जाने देंगे, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। नॉट अ पीस ऑफ इट। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस। उस घर में जाने के लिए वो बहुत उत्सुक थी और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी बना रखी थी। इन दिस वे मिसेस मलिक टुक अ कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। तो इस तरह से मिसेस मलिक जो थी उसने घर के नए फर्नीचर से सजावट तक की पूरी तैयारी कर रखी थी, और वो बहुत खुश भी थी इन सब चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डू द मिलिक्स कंसिडर द गवर्नमेंट एज द बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट वंस। यानी मलिक परिवार प्राइवेट किराएदार की बजाय सरकार को किराएदार के रूप में बेहतर क्यों मानता है। The newly constructed house of the Malik was acquired by government. This made Mrs. Malik furious in the beginning, but the next moment, as Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quieted down. यानी कि जब नए घर में पता चला मिसेस मलिक को कि जो ये सरकार द्वारा अधिकृत किया जा रहा है, तो एक बार तो वो नाराज़ हुई क्योंकि वो किराए पे अपना घर नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब उनके हस्बैंडों ने बताया कि उनको एक बहुत अच्छा किराया उस मकान का मिलेगा, तो वो फिर उसके लिए तैयार हो गई। इट वॉज टेकन ओवर फॉर अ हैवी रेंटल वैल्यू। उनको काफ़ी अच्छा पैसा उसका मिल रहा था। एंड द सब्सटेंशियल रेंट विच बिगेन टू बी credited to their bank account regularly made the मिस मलिक्स हैप्पी। और दूसरी चीज़ कि जो भी उनका जो पैसा जो रेंट से आता है वो डायरेक्टली उनके खाते में जमा होने की जब बात हुई टाइम टू टाइम, तो वो इस चीज़ से संतुष्ट हो गई कि अब उन्हें किराए की कोई चिंता नहीं रही और किराया भी उनको बहुत अच्छा मिल रहा था, इसलिए वो तैयार हो गई। कंपेयर टू द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स दैट प्राइवेट टेनेंट्स कीप ऑन पुटिंग फॉर्थ एंड देयर इरेगुलरिटी इन द पेमेंट ऑफ रेंट। वो इसलिए तैयार नहीं थी कि किसी प्राइवेट किराएदार को देने के लिए, क्योंकि वो लोग परेशान करते हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ती रहती हैं और वो समय पे अपना किराए का भुगतान भी नहीं करते। टेनेंसी बाय द गवर्नमेंट वाज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। और जो उन्होंने सरकार को अपना घर किराए पर देने की बात सोची, वो उनके एक अच्छा अनुभव था। इट वॉज नॉट ए हेडेक। एक बिल्कुल उसमें कोई तरह की सिरदर्दी नहीं थी, लाइक द प्राइवेट टेनेंट, जो कि प्राइवेट जो किराएदार होते हैं उनके साथ रहती है। दीज एस्पेक्ट्स मेड मिसेस मलिक हैप्पी। और इन सब कारणों से वो थोड़ा खुश थी। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेफ, इंश्योर्ड एंड बेनिफिशियल। उनको लगा कि उनके साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनका सुरक्षित रहेगा और फ़ायदे में भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What changes had come about in the Malik family by the time Mr. Malik retired?
कि जब तक श्रीमान मलिक सेवानिवृत्त हुए तब तक मलिक परिवार में क्या परिवर्तन आ चुके थे. सेवरल चेंजेस हैड कम अबाउट इन द मलिक्स फैमिली बाय द टाइम मिस्टर मलिक रिटायर्ड. बहुत सारे चेंजेस आ गए थे और वो चेंजेस क्या थे? दीज वर द मलिक हैज़ गॉट देयर ओन हाउस बिल्ट. उनका घर बन चुका था मलिक्स का. एंड मिस्टर मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग दिस हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड. वो उस घर को पूरा फर्निश कराने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे. एंड शी हैड टेकन मिसेस मलिक ले रही थी इंटरेस्ट. एंड शी हैड टेकन अ लॉट ऑफ पेन्स इन गेटिंग द हाउस रेडी. और उन्होंने बहुत दुख उठाए थे उस घर को तैयार कराने में. आफ्टर दिस मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे. और उसके बाद में जब उनका घर का कंस्ट्रक्शन हो गया था उसके बाद में मिसेस मलिक की जो सास थी वो एक्सपायर हो गई. देयर डॉटर हैड बीन मैरिड. उनकी बेटी की शादी हो गई. ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ. खाली उनके बेटे की शादी होनी बाकी थी. मिस्टर मलिक थॉट दैट हिज सन शुड बी मैरिड बिफोर ही रिटायर्ड. और मिस्टर मलिक का ये मानना था कि उनके रिटायरमेंट से पहले वो अपने बेटे की शादी उन्हें कर देनी चाहिए. और मिस्टर मलिक विश ऑल्सो गॉट फुलफिल्ड. और उनकी इच्छा पूरी भी हो गई. द मलिक सन हैड बीन मैरिड. उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी थी. नाउ मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस. और अब मिस्टर मलिक ने अपनी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट भी ले लिया था. देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट. लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उनका घर जो था वो छोड़ा नहीं था. वो अभी भी किराए पर था. दस मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस. इसलिए तब तक मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक अपने बेटे बहू के साथ उस किराए के मकान में ही रहते थे. वॉट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप ऑफ द हाउस. यानी घर की जो रूपरेखा वाले नक्शे में क्या महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट वर्णन दिए गए थे. द इंपॉर्टेंट डिटेल्स विच वर हाईलाइटेड इन द स्केच ऑफ द मैप ऑफ द हाउस वॉज द किचन, द स्टोर रूम 10x8 एडजेसेंट टू द किचन, द कोर्टयार्ड. यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, जैसे स्टोर रूम किचन से लगता हुआ और 10x8 का एक कमरा और आंगन थोड़ा सा संकरा करना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी. दो दिस रूम वॉज स्टोर रूम, मिसेस मलिक इंसिस्टेड रिपीटेडली टू मेक द स्टोर रूम अ लिटिल बिगर. यानी स्टोर रूम था जो वो थोड़ा छोटा था तो बारी बारी ये कह रही थी, उस पर जोर दे रही थी कि स्टोर रूम को थोड़ा सा बड़ा करके 10x8 का कर दो. बिकॉज शी प्लान्ड दैट हर मदर इन लॉ कुड यूज़ दिस रूम फॉर द प्रेजेंट. तो वो क्योंकि उन्होंने ये योजना बना रखी थी कि जब तक उनकी मदर इन लॉ यानी सास जिंदा है तब तक उस कमरे को उनके रहने के लिए काम में ले लेंगे, छोटे कमरे को. एंड सून आफ्टर हर डेथ इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम. और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद में उसको हम एक स्टोर रूम के रूप में काम में ले लेंगे. स्टोर रूम होता है वो कमरा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो घर में काम नहीं आ रही होती उसको रख सकते हो. The other important thing in the sketch was the figure of the lady of the house standing in the veranda with her back towards the marble pillar. और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो स्केच में जो थी वो ये थी कि एक घर की जो गृह स्वामिनी है वो वरांडे में यानी बरामदे में खड़ी हुई हैं और उनकी जो पीठ है वो संगमरमर के पिलर के साथ में सटा के वो वहाँ पे खड़ी हुई, जैसे घर के बाहर कोई स्वागत में खड़ा होता है ना, उस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वाई डिड मिसेस मलिक थिंक ऑफ शोइंग दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम्स इन फ्यूचर. यानी कि श्रीमती मलिक ने उस आरेख को भविष्य में किसी समय अपनी पुत्रवधू को दिखाने की बात को क्यों सोचा. द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ मिसेस मलिक्स न्यू हाउस. द स्केच ऑल्सो हैड अ फिगर ऑफ अ लेडी ऑफ द हाउस. यानी जो आर्किटेक्ट था उसने जो घर के जो चित्र बनाया था, जो नक्शा बनाया था, उसमें द स्केच ऑल्सो हैड द फिगर ऑफ अ लेडी ऑफ द हाउस. उसके अंदर उसने जो घर की जो गृह स्वामिनी थी उसका आरेख भी भविष्य में वहाँ बनाने की बात कही थी. एंड शी वॉज शोन स्टैंडिंग इन द वरांडा विथ हर बैक टूवर्ड्स अ मार्बल पिलर एलिगेंट एंड ग्रेसफुल. जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुंदर दिखाई दे रही थी, शालीन दिखाई दे रही थी बरामदे में खड़ी हुई उस आरेख के साथ. तो इसलिए जो आर्किटेक्ट ने ये जो चीज़ बताई थी वो चाहती थी कि वो अपनी पुत्रवधू को भी कभी ना कभी उस जगह ले जाके दिखाएं कि कितना अच्छा उन्होंने प्लान किया था. इट वॉज एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट. मिसेस मलिक थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम्स इन फ्यूचर. और वो उन्होंने सोचा था कि वो कभी ना कभी अपनी पुत्रवधू को भविष्य में वो जगह दिखाएंगी. एंड शी थॉट सो बिकॉज सीइंग द फिगर इन द स्केच मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड
हर, और उनका ये मानना था कि जो उन्होंने बताया है आर्किटेक्ट को, तो उन्होंने उनका आरेख वहाँ पे बनाया होगा जो वो अपनी बहू को दिखाना चाहती थी। श्रीमती मलिक ने उस आरेख को भविष्य में किसी समय अपनी पुत्रवधू को दिखाने की बात इसलिए सोची क्योंकि उसकी पुत्रवधू को यह पता चल जाएगा कि उसने, जब वो जवान थी युवावस्था में, श्रीमती मलिक कितनी भव्य और सुंदर हुआ करती थी। उनका सोचने का ये मतलब था। एंड श्रीमती मलिक ही घर की स्वामिनी है, यानी उन्होंने ही इस घर का निर्माण किया है। ये सारी की सारी चीज़ें वो अपनी बहू को रियलाइज़ कराना चाहती थी। एंड शी थॉट सो बिकॉज सीइंग द फिगर इन द स्केच मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। और उस आरेख को देखकर उनकी बहू पक्का ये सोचेगी, ध्यान में रखेगी कि आर्किटेक्ट ने उनकी सास का ही ये आरेख बनाया था। फिगर ऑफ द लेडी इन द स्केच वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक। नॉट ओनली दिस, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड। और जिस तरह से मिसेस मलिक खड़ी हुआ करती थी वैसा ही वो आरेख बनाने का पूरा योजना बनाई गई थी। द अपीयरेंस ऑफ द लेडी इन द स्केच वॉज सो सिमिलर टू दैट ऑफ मिसेस मलिक, सो शी थॉट ऑफ शोइंग दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ इन फ्यूचर। और उनका ये मानना था कि जिस तरह से उन लोगों ने प्लान किया था कि गृह स्वामिनी का चित्र इस तरह से बनाया जाएगा जो बिल्कुल ये प्रदर्शित करेगा कि वो मिसेस मलिक ही हैं, इसलिए वो अपनी बहू को वो दिखाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मिसेस मलिक थिंक अबाउट व्हाट डिड मिसेस मलिक थिंक अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस। कि जो श्रीमती मलिक ने घर के प्रारंभिक रूपरेखा में उस महिला की आकृति पर क्या सोचा। मिसेस मलिक थॉट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। तो सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि जो आकृति थी वो उनकी ही होगी। द लेडी इन द फिगर वॉज क्लैड इन मैरून कलर साड़ी, बट मिसेस मलिक नेवर वोर मैरून कलर साड़ी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो जो आकृति बनाई गई थी उसने मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी, और मिसेस जो मलिक थी उनको मरून कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उन्होंने कभी भी नहीं पहना था। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक। कि जबकि वो जो आरेख था वो उनके जितना ही लंबा था। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड। वैसे ही खड़ा था जैसे मिसेस मलिक हुआ करती थी। शी सॉ द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी अ टाइम्स। वो जब उस आरेख को देखती थी तो उस कई बार ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़ी होकर देखती थी कि वो मेरे जैसा ही दिखाई देगा या नहीं देगा। एंड she saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a times. She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometimes in future. और उन्होंने ये सोचा था कि कभी ना कभी भविष्य में वो अपनी बहू को वो आकृति ज़रूर दिखाएंगी. Suddenly she thought that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law, because her daughter-in-law was wearing a maroon color sari as the lady in the sketch had. There अरोज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इन हर माइंड. लेकिन जब वो उस घर पे पहुंची थी तब उन्होंने देखा कि जो मरून कलर की साड़ी पहने हुए जो आकृति घर के बाहर बनी हुई थी और जो उसकी हाइट और सब कुछ जब उसने ध्यान से देखा तो उसको लगा कि वो चित्र उनका, वह जो आकृति है वो उनकी नहीं है, शायद उनकी पुत्र वधू की बनाई गई है, क्योंकि वो कलर जो साड़ी का उसने पहन रखा था वो भी मरून था. और उस दिन जब वो घर पहुंचे तो उनकी पुत्र वधू ने भी मरून कलर की साड़ी ही पहन रखी थी. तो उनके दिमाग में एक विरोधाभास सा हुआ कि ये चित्र तो मेरा, ये जो आकृति है ये मेरी तो नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि मेरी पुत्र वधू की बना दी गई है. What does Mrs. Malik, how does Mrs. Malik view her daughter-in-law? यानी श्रीमती मलिक अपनी पुत्र वधू को कैसा मानती हैं. Mrs. Malik is not satisfied with her daughter-in-law. पहली बात कि वो अपनी बहू से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी. She doesn't like her behavior and her ways. वो उनको उसका स्वभाव और उनका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था. At several places it is reflected in the story that Mrs. Malik doesn't like her daughter इन लॉस मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ. क्योंकि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो बहुत बार हमने ये चीज़ देखी कि उनको अपनी बहू के जो तौर तरीके थे जो नए ज़माने के, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, व्हेन शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स इन द कार, कि जब वो अपनी कार में बैठी बैठी अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था. मिसेस मलिक फेल्ट हर एक्ट अननेसेसरी एंड वाइज. उनको ऐसा लगता था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये असभ्य चीज़ है. हर कन्वर्सेशन विथ हर हस्बैंड इन इंग्लिश वॉज इन एक्ट विच
शी डिडंट लाइक। दूसरी बात, जब वो अपने बेटे बहू को यानी बहू को अपने बेटे के साथ अंग्रेज़ी में बात करते हुए सुनती हैं तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। वाई मस्ट शी वाई मस्ट शी टॉक विथ हर हस्बैंड इन इंग्लिश, कि वो उसको अपने पति के साथ अंग्रेज़ी में बात करने की ज़रूरत क्यों है। शी डिडंट लाइक हर डॉटर इन लॉ वियरिंग मरून कलर साड़ी। फिर उनको अपनी बहू का मरून कलर की साड़ी पहनना पसंद नहीं था, क्योंकि उनको खुद को मरून कलर पसंद नहीं था, इतने भड़कीले रंग वो पसंद नहीं करती थी। शी हरसेल्फ नेवर लाइक मरून कलर। इन फैक्ट दिस इज़ अ केस ऑफ generation gap in this story. Mrs. Malik find her daughter-in-law as a rival of her status. यानी जो मिसेस मलिक हैं वो अपनी बहू को अपना ही दुश्मन समझ रही थी और उनको लग रहा था कि ये मेरी प्रतिद्वंदी बन गई है। और मेन चीज़ जो इस पार्ट में हमने देखी वो एक जनरेशन गैप भी दिखाती है कि किस तरह से विचारों में जो विरोधाभास है वो भी हमारे को इसमें देखने को मिलता है, नए ज़माने में और पुराने ज़माने की लोगों की सोच में। एंड द न्यूली वेड यंग गर्ल हैज़ नो केयर ऑफ हर मदर इन लॉ सेंटिमेंट्स। और उनको ऐसे लगता था कि जो नवविवाहित जो बहू है उनकी, उसको उनकी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द एंड ऑफ अ रूम 10/8 सजेस्ट टू यू। यानी कि ये जो पार्ट है रूम 10/8, इसका अंत आपको क्या परामर्श देता है, यानी आपको क्या सलाह देता है। तो आंसर है द एंड ऑफ द रूम 10/8 सजेस्ट, कि हमें ये सलाह देता है दैट द वे वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, यानी जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ या अपने दादा दादी के साथ रहेंगे, उनके साथ बर्ताव करेंगे, द सेम वे अवर चिल्ड्रन विल बिहेव विद अस ड्यूरिंग आवर ओल्ड एज, वैसे ही हमारे बच्चे हमारे साथ व्यवहार करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टोरी मिसेस मलिक एटीट्यूड टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज डिफरेंट। जिस तरह से इस कहानी में मिसेस मलिक का व्यवहार जो अपनी सास के साथ था वो गलत था। एंड शी रिपीटेडली प्रपोज द साइज ऑफ द रूम स्टोर रूम 10/8 सो दैट इट कुड बी यूज्ड एज हर मदर इन लॉस रूम। जिस तरह से वो बारी बारी कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि जब उनका घर बन रहा था तो कमरे पे जोर दे रही थी कि स्टोर रूम थोड़ा छोटा था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि एक रूम के रूप में इसको पहले काम में ले लें, 10/8 कर दें तो छोटे से कमरे में सास को रख देंगे और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उस कमरे को हम स्टोर रूम बना लेंगे। तो इस तरह की जो उनकी भावना थी जो शुरू से ही गलत थी, उसका क्या नतीजा निकलता है कि आखिर में उनके साथ सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा उन्होंने अपनी सास के साथ सोचा था। एंड आफ्टर हर डेथ it would again be converted to storeroom. This approach reflects that she didn't have any respect for her. तो ये जो बात थी कि बाद में उसको स्टोर रूम में बदल देंगे, इससे पता चलता है कि उनके मन में अपनी सास के प्रति कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बट हर मदर इन लॉ डाइड बिफोर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस। लेकिन उनकी सास की मृत्यु हो जाती है उनके नए घर में शिफ्ट होने से पहले ही। सो व्हेन मिसेस मलिक फैमिली आफ्टर Mr. Malik's death shifted to the new house, Mrs. Malik's daughter-in-law provided the same room to Mrs. Malik, and Mrs. Malik reaps out only when she had sown what she had sown. तो इसमें लास्ट में देखने को मिलता है कि आखिर में वो कमरा उनकी जो बहू होती है वो उनको ही दे देती है, और तब मिसेस मलिक को रियलाइज़ होता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, क्योंकि उन्होंने ही उस कमरे को बनवाया था अपनी सास के लिए और बाद में स्टोर रूम में कन्वर्ट करने के लिए, और यही सेम टू सेम वर्ड उनको सुनने को मिलते हैं जो उनकी बहू कहती है कि पहले हम इनको इसमें मम्मी को रख देंगे और उनकी डेथ के बाद में हम इसको चेंज कर देंगे स्टोर रूम में। गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेस मलिक एज अ पर्सन एंड अ मदर इन लॉ, कि मिसेस जो एक व्यक्ति तथा एक सास के रूप में श्रीमती मलिक का मूल्यांकन आपको इसमें करना है। मिसेस मलिक एज अ person, she is hardworking lady. During the construction of her new house she would be seen standing at the side with her umbrella throughout the day। कि शुरू में हम देखते हैं कि मिसेस मलिक जो हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी होती हैं, यानी कठिन परिश्रमी लेडी हैं। थोड़ी लालची और ईर्ष्यालु तो देखेंगे हमने देखा वो हैं ही, क्योंकि जैसे वो शुरू में हमने देखा कि छाता लेके वहाँ खड़ी रहती थी ताकि किसी तरह का कोई नुकसान कोई भी कारीगर ना कर सके, समय पे सब चीज़ें हों। एट टाइम्स शी वुड गिव अ हैंड टू द मैसन्स एंड अदर्स, वो उन लोगों की मदद भी करती थी कि अगर थोड़ा बहुत भी टाइम बर्बाद नहीं हो। शी इज़ सोशिएबल लेडी, वो सामाजिक लेडी भी थी।
महिला थी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस शी हैड डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस इन द कॉलोनी, और घर बनाते समय उन्होंने आसपास के लोगों के साथ में मित्रता भी कर ली थी। शी इज़ अ प्रैक्टिकल लेडी एंड इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मदर, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, यानी कि बिल्कुल ज़माने के साथ मतलब सही चीज़ों को सही तरीके से काम में लेना जानती थी। शी प्लान टू सेटल डाउन परमानेंटली, और उन्होंने योजना बना ली थी कि वो परमानेंटली दिल्ली में ही रहेंगी, बिकॉज इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल टू स्कूल, क्योंकि वो बारी बारी इस चीज़ के फेवर में नहीं थी कि बच्चों को इधर से उधर बारी बारी शिफ्ट किया जाए, उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। मिसेस मलिक एज अ मदर इन लॉ शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वेज ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि अगर हम उनको एक सास के रूप में देखें तो वो अपनी बहू के जो व्यवहार से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं थी। शी फील्स हर्ट बाय द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ हर डॉटर इन लॉ। मिसेस मलिक विशेस हर डॉटर इन लॉ टू वर्क हार्ड एज शी हर सेल्फ डिड, यानी वो अपनी बहू के जो व्यवहार था उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। वो चाहती थी कि जिस तरह से उन्होंने कठिन परिश्रम करके वो उस घर को बनाया है, वो उस वैसा ही उनकी बहू को भी करना चाहिए। वो इस चीज़ की आलोचना करती थी, उनके व्यवहार से ईर्ष्या रखती थी, अपने पुत्र वधू के विचित्र व्यवहार उनको लगता था। तो इस तरह से उनका अपनी बहू के प्रति जो व्यवहार था वो ठीक भी नहीं था। आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सारे समझ में आ गए होंगे, और अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके या आप इनको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स किए हुए हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर पढ़िएगा एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप तैयारी बहुत अच्छे से करें, और मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूँगी आपको। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, और अब नेक्स्ट चैप्टर के पहले हम समरी पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो अभी पहले मैंने एक आपका वीडियो अपलोड किया था वाटर चैप्टर का, वो आपको नहीं पढ़ना है, वाटर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, रिमूव कर दिया गया है। तो आपको इसी चैप्टर से स्टार्ट करना है, रूम 10/8। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर लेके आऊँगी, और हम पोएम भी साथ के साथ ही पढ़ते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड अनटिल देन आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जल्दी से जल्दी मैं लेके आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी 1 महीने के अंदर अंदर आपका सारा कोर्स मैं कंप्लीट करा दूँ विथ ग्रामर। और जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।